जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानूम सी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्दी, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमो ऐप पर मैंने तेलंगाना के इंजीनियर विजय जी की एक पोस्ट देखी। इसमें विजय जी ने ई वेस्ट के बारे में लिखा है। विजय जी का आग्रह है कि मैं मन की बात में इस पर चर्चा करूं। इस कार्यक्रम में पहले भी हमने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन के बारे में बातें की है, लेकिन आइए आज इसी से जुड़ी ई वेस्ट की चर्चा करते हैं।
साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है, तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं, उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। ई वेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले बताते हैं कि अभी हर साल सिर्फ 15-17% ई वेस्ट को ही रिसाइकल किया जा रहा है।